अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर एक इंतहाई अहम केस 63 एक नजरी सानी केस की समाअत हुई। आज इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने दलाइल देना शुरू किए। जब वो दलाइल दे रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने नुक्ता उठाया कि उनको ये जो बेंच है मौजूदा 5 रुकनी जो सुन रहा है उसके ऊपर एतराज़ है। एतराज़ तो बेंच ने मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया उनका, लेकिन अली जफ़र साहब का जो दलील थी इससे मुतल्लिक वो ये थी कि बेंच की जो तश्कील है वो कानून के मुताबिक नहीं है। कमेटी के 2 मेंबर्स बैठे और उन्होंने ये केस लगा दिया। जो नया अमेंडमेंट है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, अगर उसके मुताबिक भी चलें तो ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया और ये रिमार्क्स दिए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं इस तरह तो फिर सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा। अगर एक जज या चीफ जस्टिस कहे कि मैं नहीं आ रहा, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या फिर मामला आगे चलेंगे ही नहीं, वहीं पर रुक जाएंगे। फिर एक और मामला आया। अली जफ़र साहब ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो कानूनी मुशावरत के लिए इमरान खान से मिलना चाहते हैं, उनसे मशवरा करना चाहते हैं, जिसके लिए उनको वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा बड़े सॉलिड दलाइल हैं उनके पास और वो ये दलाइल अदालत के सामने रखना भी चाहते हैं, लेकिन पहले वो चाहते हैं कि वो इमरान खान से मुशावरत कर लें। इसके ऊपर अदालत ने ये कहा कि आपको चाहिए था कि कल दरख्वास्त दे देते, आज आपकी मुलाकात करवा के आज आपने दलाइल का आगाज़ कर देते। लेकिन बहरहाल फिर अली जफ़र साहब को इजाज़त मिल गई और अदालत ने बल्कि हिदायत भी दी कि मुलाकात के लिए जो भी इंतज़ाम करवाना है इमरान खान से इनकी वो करवा दिया जाए। एक और बड़ा दिलचस्प मामला हुआ अदालत के अंदर। एक वकील जो कि अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा जाहिर कर रहे थे, जिनका नाम है मुस्तफ़ैन काज़मी, वो रोस्ट्रम के ऊपर आए जिस वक्त अली जफ़र दलाइल दे रहे थे। दरमियान में आकर उन्होंने जज साहिबान को मुखातिब करते हुए बोला कि ये जो बेंच है ये गैर आइनी है, 5 रुकनी बेंच की बिल्कुल आइनी हैसियत नहीं है। इसके ऊपर अदालत थोड़ा बरहम हुई। उन्होंने पूछा आप कौन हैं, यहाँ पर आकर किस तरह से बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर आगे से धमकी दी मुस्तफ़ैन काज़मी ने और कहा कि 500 वकील बाहर खड़ा है, कैसे हमारे खिलाफ फैसला देंगे आप, हम भी देखते हैं। मज़ीद भी दरमियान में बातें हुई। अदालत इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बरहम हुई। बताया जाता है हमारे नुमाइंदे अरफा फ़िरोज़ ज़की जो कि उस वक्त अदालत के अंदर मौजूद भी थे कि अली जफ़र साहब ने बिल्कुल हल्का सा सरसरी अंदाज में कहा भी कि बैठ जाएं, क्या बात कर रहे हैं। बेंच की भी तवज्जो दिलाई कि सर इनको बिठा दें, मैं तो शाइस्ता अंदाज में ही बात कर रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा कुछ इसके ऊपर ना रद्द अमल आया, ना एहतजाज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक ना तो ये जो वकील साहब हैं इनसे कोई इजहार लाताल्लुकी हुआ है, ना ही इस वाक़े की कोई मजम्मत हुई है जो अदालत में बैठकर धमकी दी गई है बाकायदा तौर पर बेंच को। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक तो मुलतवी कर दी है, लेकिन तहरीक इंसाफ इसके ऊपर जो पोजीशन लिए हुए कानूनी तौर पर भी और फिर मुख्तलिफ जो सियासी पहलुओं से इसका जायज़ा लेंगे हम। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, तहरीक इंसाफ ये जो कानूनी इस वक्त डायरेक्शन लिए हुए इसको हमें समझाइएगा भी थोड़ा सा, और क्या आपके ख्याल में वो दुरुस्त तरीका है? जी शुक्रिया लीना। पहले तो मेरा ख्याल है ओवरऑल जो कुछ हो रहा है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। दिखाता है कि अदालत में क्लियर रिफ्ट है, दिखाता है कि वो जो हमने पहले बात की थी कि कुछ ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट में लाने की कोशिश की गई। अदलिया की तरफ से भी, कुछ जजेस की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, चीफ जस्टिस की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया। अब हम बैक टू स्क्वायर वन हैं। अब उसी तरह सुप्रीम कोर्ट चल रही है, यूनिलैटरल तरह से चल रही है और ना कुछ डेमोक्रेसी नजर आ रही है, ना ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है ये कहना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि किस हद तक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनलॉफुल कॉन्डक्ट में ट्रांसलेट कर रहा है। मेरा ख्याल है 2 सवालात हैं जो पीटीआई के वकला उठा रहे हैं और जो तनकीद हो रही है उसको मैं खुद समझने की कोशिश कर रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो जो उनके कंसर्न्स हैं उसकी क्या हैसियत है। पहला एतराज़ है कि जो कमेटी है ये जब तक 3 मेंबर्स पूरे नहीं होंगे तो कमेटी जो है वो कमेटी समझी ही नहीं जाएगी, वो कोई फैसला नहीं कर सकेगी। अब दोनों तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। ये मैं कहूँगी कि पॉलिटिकली बहुत एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है। हुकूमत जो इस पे स्टांस लिए हुए है, हुकूमत की तरफ से कहा ही ये गया कि क्योंकि कमेटी 3 लोगों पर ही मुश्तमिल होती है और अगर एक जज
अवेलेबल नहीं है तो कमेटी जो है वो काम करना बंद नहीं कर सकती। इसलिए चीफ जस्टिस साहब को ये डिस्क्रेशन दी गई है। फनी बात है कि तीसरा जज ही है जो उन्होंने तब्दील किए हैं, चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन उस पर की है, लेकिन यही हुकूमत की तरफ से उसकी बुनियाद यही बनाई गई थी कि 3 लोगों ने ही साथ बैठना होता है। अगर तीसरे जज अवेलेबल नहीं है, काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए चीफ जस्टिस फ्रॉम टाइम टू टाइम वो तब्दील कर सकते हैं। तो हुकूमत का मौक़िफ़ तो जो हो रहा है उससे कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आता है। लेकिन जहां तक अदालत का मामला है, मेरा ख्याल है ये जो कमेटी है इसको अपने रूल्स बनाने चाहिए थे और ये क्लैरिफाई हमारे लिए करना चाहिए था कि वो किस तरह फंक्शन करती है। कमेटी का होना एक बेहतर स्टेप है, जो पहले चीफ जस्टिस की कंप्लीट डिस्क्रेशन होती थी उससे, लेकिन ये कमेटी बेहतर तरह से काम कर सकती थी। लिखा हुआ है कानून में कि कमेटी रूल्स बनाएगी, वो रूल्स हमें गाइड कर सकते थे कि कमेटी ने किस तरह फंक्शन करना है। तो इस पे मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन मुझे समझ आती है कि सुप्रीम कोर्ट काम करना भी बंद नहीं कर सकती अगर एक जज अवेलेबल नहीं है और अगर वो चीफ जस्टिस या सीनियर प्यूनी जज में से एक है जो कमेटी के कांस्टेंट मेंबर्स हैं। सो इस पे मेरा ख्याल है दोनों तरफ दलाइल दिए जा सकते हैं, मुझे दोनों में वजन नजर आता है, लेकिन शायद ज्यादा टिल्ट मेरी इस तरफ है कि सुप्रीम कोर्ट का काम बंद नहीं हो सकता। तो अगर जो तीसरे जज है वो नहीं अवेलेबल तो फिर कितनी देर तक कमेटी अपना काम रोक सके, मीन सवाल है मेरा, बट अगेन इस पे मेरे लिए कोई क्लियर कानूनी पोजीशन नहीं है। दूसरा उनका एतराज ये है कि अगर एक जज अवेलेबल है, उन्होंने रिक्यूज नहीं किया, तो कोई और बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। अब इस पे मैं देख रही थी कुछ जो अदालती प्रेसिडेंट्स हैं वो कोट किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो प्रेसिडेंट्स यहाँ अप्लाई नहीं करते। एक केस है हुबारा बस्टर्ड केस का, जिसमें काजी फाइज ईसा जो थे वो ओरिजिनल बेंच में भी थे और रिव्यू में भी थे। ओरिजिनल बेंच ने फैसला किया बैन का या प्रोहिबिशन का बर्ड्स की हंटिंग पे, लेकिन जब रिव्यू लगा तो उस वक्त साकिब निसार साहब ने 5 रुकनी बेंच बनाया, जबकि पहले 3 रुकनी बेंच था। उसमें फैसला जो है वो ओवरटर्न कर दिया गया। वहां काजी फाइज ईसा साहब ने एतराज किया, उनकी डिसेंट थी और उन्होंने कहा एक जज जिन्होंने ओरिजिनली केस सुना उनको आपने क्यों उस बेंच में नहीं इंक्लूड किया जिसने रिव्यू सुना, और इस सिचुएशन में याद रहे उनको इंक्लूड ही नहीं किया गया। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया बैठने से या उन्होंने कोई कंडीशन लगाई कि आप ये पूरा करें फिर मैं उन बेंच में बैठूंगा, उनको इंक्लूड ही नहीं किया गया। तो ये डिसेंट थी काजी फाइज ईसा साहब की एट दैट टाइम जब वो जस्टिस थे, और उन्होंने कहा था कि जिस जज ने जो ओरिजिनल ऑथर जज हैं एक केस के, उनके बगैर रिव्यू नहीं सुना जा सकता जब तक वो अवेलेबल ना हो या वो रिटायर ना कर दिए गए हो। इसमें मेरा ख्याल है ये अप्लाई नहीं करता, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर को कहा गया, उनको बेंच में रखा गया, उन्होंने कहा कि वो जब तक फैसला नहीं होता इस ऑर्डिनेंस का वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे, लेकिन वो रिक्यूज नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है वो डिसेंट एक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की थी, दूसरा उसकी जो कॉन्टेक्स्ट था वो मुख्तलिफ था, क्योंकि उस बेंच में ओरिजिनल जज को बिठाया ही नहीं गया था। यहाँ बिठाया गया, उनको कहा गया, आप फिर से पूछा गया, उन्होंने लेकिन कहा कि वो जब तक उनके कंसर्न्स एड्रेस नहीं होंगे वो नहीं बैठेंगे। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ये 2018-19 का केस है। इसमें जस्टिस साकिब निसार ने, चीफ जस्टिस अब वो थे, उन्होंने 184(3) के तहत एक पिटिशन सुनी, या सू मोटो था, आई एम फॉरगेटिंग। उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे और चीफ जस्टिस साकिब निसार थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एतराज किया कि ये 184(3) जुरिस्डिक्शन का केस ही नहीं बनता। एक ब्रेक हुई और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने काजी फाइज ईसा साहब को बेंच से निकाल दिया और 2 मेंबर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया। इस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना एक ओपिनियन दिया कि आप इस तरह किसी बेंच से किसी जज को निकाल नहीं सकते कि उन्होंने अपना कोई इंडिपेंडेंट व्यू दिया हो। ये एतराज कोर्ट किया जा रहा है कि आप कभी भी किसी बेंच से किसी जज को निकाल नहीं सकते जब तक वो रिक्यूज ना करें या कोई और मेडिकल इमरजेंसी या कोई और वजह हो। ये अगेन कोर्ट का फैसला नहीं था, जस्टिस मंसूर अली शाह का ओपिनियन था, पहली बात। दूसरा, अगेन हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि जस्टिस मुनीब को कहा गया क्या बैठे, उन्हें निकाला नहीं गया, उन्होंने कहा कि वो नहीं बैठेंगे जब तक उनके कंसर्न्स एड्रेस नहीं होते। तो ये जो दोनों प्रेसिडेंट्स हैं मेरी नजर में रेलेवेंट नहीं है, ना ही अदालत के फैसले हैं। अदालत का सवाल अपनी जगह, हाँ सवाल फिर अपनी जगह रहता है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत दिलचस्प चीज है, दिलचस्प केस है।
मिलिट्री कोर्ट्स का केस 9 मेंबर बेंच जो है जस्टिस बंदयाल ने बनाया अपनी रिटायरमेंट से पहले। तब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था उसको सस्पेंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। वहां पे जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था हम रिक्यूज नहीं कर रहे, हम अवेलेबल हैं, लेकिन जब तक इस पे हतमी फैसला नहीं आता अदालत का हम बेंच में नहीं बैठेंगे। ठीक है, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया उन्हें निकाल के उसी दिन या उससे अगले दिन मेरा ख्याल है। वो शायद नजीर जो है वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है कि एतराजात जजेस के अगर हो, उन्होंने भी कहा था वो रिक्यूज नहीं कर रहे। यहाँ भी जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है वो रिक्यूज नहीं कर रहे, उनके कंसर्न्स जेन्युइन हैं। उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा के कंसर्न्स भी जेन्युइन थे, लेकिन बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और उस बेंच ने आगे जाके 6 मेंबर बेंच ने फैसला भी किया। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमने माजी में देखा है, ऐसा हुआ है, बेंचेस रिकॉन्स्टिट्यूट हुए हैं इवन व्हेन ओरिजिनल बेंच में जजेस ने रिक्यूज ना किया हो, वो कहें कि वो अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हो ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पे, या जिस कमिटी या चीफ जस्टिस जिन्होंने बेंच बनाया है उस पे। सो मेरा ख्याल है दोनों जो एतराजात हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली, ये तो बिल्कुल अनसाउंड है। पहले वाला भी मेरी इंक्लिनेशन है कि कमिटी के फैसले गैर कानूनी नहीं हो जाते अगर एक मेंबर अवेलेबल नहीं है, उसमें रूम है मेरा ख्याल है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का। जी ठीक है। अच्छा उमर साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? खासकर ये जो अदालत के अंदर एक मामला हुआ आज, एक वकील साहब खड़े होते हैं, अपनी शनाख्त या अपनी जो मुनासबत है वो पीटीआई से जाहिर करते हैं और फिर बड़े अजीब व गरीब अंदाज में कहते हैं कि अगर आपने हमारे खिलाफ फैसला किया और इस बेंच ने फैसला किया तो फिर हम देख लेंगे 500 वकील बाहर खड़ा है। अलीना, एक तो मुझे मेरे नॉलेज में आज ये इजाफा हुआ है कि वो वकील हैं। पहले जो हम उनको जिस रेफरेंस से जानते थे वो ये थे कि वो सीडीए में थे और उस टाइम वो पीपल्स पार्टी के जियालियत सफर किए जाते थे। अच्छा। अब जो है वो मेरे ख्याल पीटीआई में आ गए हैं और यूट्यूबर भी हैं। ये किस जमाने में सीडीए में थे? ये जब मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस टाइम थे, यानी कि उससे पहले भी, यानी कि इनको जो जर्नलिस्ट ज्यादा इस्लामाबाद के जानते हैं इनको सीडीए के हवाले से जानते हैं। ये सीडीए में रह चुके हैं मुस्तफैन काज़मी साहब। बाकी मैं बता दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं साहब के पास भी कुछ इंसाइट है इसके ऊपर। तो शायद हैं भी कराची के, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया, लेकिन इनका ज्यादा वक्त इधर ही गुजरा है इस्लामाबाद में और मेरे नॉलेज में अभी आया है कि ये आजकल जो है ये पीटीआई में है। लेकिन जो उनका रवैया है इसका मतलब ये है कि और ये पहले भी आते रहे हैं, जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं कभी सोशल मीडिया के जरिए चलाते हैं और कभी लोग जो हैं वो पर्सनली आके अपना को रिमाइंडर देना चाहते हैं कि अगर हमारे हक में फैसला ना आया तो हम जो है हम बिल्कुल इस पर कोई एहतजाज करेंगे या थ्रेट करेंगे। तो मेरे ख्याल ये इंतहाई नामुनासिब है। ये कल्चर जो है इसको किसी सूरत में भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि इसके बावजूद कि आपको 1000 एतराज हो, ये कल्चर फिर भी जो इन्होंने हरकत की है ये किसी सूरत भी टॉलरेबल नहीं है। बाकी जो मामला इस टाइम अदालत में चल रहे हैं, मुझे इस मामले में कोई इबहाम नहीं है कि ओवरऑल ये ज्यादातर मोरालिटी के इश्यूज आ रहे हैं जजेस में। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो अभी एब्सेंट भी हैं, यानी कि मुझे कोई जाती तौर पे आइडिया है कि उनकी कोई निजी मसरूफियात भी हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि उनकी टेंशन भी चल रही है। काजी फायजीसा के साथ उनकी टेंशन चल रही है, इसलिए वो उधर मौजूद नहीं है। इसी तरह जो जस्टिस मुनीब के हैं एतराज, यानी कि वो भी ज्यादा को मॉरल हैं, या जिस तरह रीमा ने भी कल बात की थी कि जो जस्टिस मुनीब हैं अपने टाइम पे उनका क्या कंडक्ट था। तो ओवरऑल है तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और ये लेकिन चलेगी। आगे हम किस तरफ जा रहे हैं, बात यही है कि जब हम कोई थोड़ा सा जमहूरियत की तरफ चलते हैं, हम जमहूरियत की बातें जरूर करते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, एक डेलिब्रेट कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई बंदा भी कोई एक जमहूरी कल्चर को परवान चढ़ाने की कोशिश करता है तो हमें उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। हम उस टाइम एक्नॉलेज नहीं करते, फिर हम जब दोबारा से चीजें डीरेल हो जाती हैं तो हम वो एक सुनहरी दौर के तौर पे उसको याद कर रहे होते हैं कि फलां टाइम पे ये था, या हम थोड़ा सा आगे चल पड़े थे, हम जो है दोबारा से अब पटरी से उतर गए हैं। तो वही सूरत हाल जो है वो इस टाइम
इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। एक टाइम था कि मीडिया के हवाले से हम समझते थे कि दोबारा पाबंदियां नहीं लगेंगी, और मीडिया जो है, यानी कि मीडिया का भी ये ख्याल था कि हमें अपने आप को इस्लाह करने की जरूरत नहीं है। फिर हम भी एक दोबारा से हमें भी रिवर्स गियर लगा, हम भी पीछे की तरफ चल पड़े। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी ये हो रहा है, पार्लियामेंट में भी ये हो रहा है। तो ओवरऑल लेकिन ये चीजें आगे चलेंगी। जो अली जफर साहब हैं, जो उनके आज इतराज हैं, उसमें काफी हद तक तो अदालत ने कुछ इतराजात के जवाब दिए, और कुछ का उन्होंने कहा कि हम इनका आपको जवाब फैसले में देंगे। आप जो कमेटी के हवाले से इतराज कर रहे हैं, को बाकी उन्होंने कहा जी कि जो ऑर्डिनेंस है उसमें तो ये है कि जो पहले आया केस उसको आपने पहले सुनना है, तो उसमें उन्होंने यही जवाब दिया कि ये पुराना केस पड़ा हुआ है तो ये नहीं सुना गया था, तो हम वो सुनेंगे। बाकी कुछ उनकी कोशिश ये भी है कि वो इतराज के जरिए या किसी तरह टाइम बाय करें। मुझे नहीं लगता कि अदालत उनको टाइम देगी, यानी कि टाइम भी ये इंटरेस्टिंग आपकी ऑब्जर्वेशन है बहुत ज्यादा। मज़ीद साहब, आपको तहरीक इंसाफ की इस वक्त क्या स्ट्रेटजी लग रही है? क्या सिर्फ इसको मजीद लंबा खींचना ताकि अगर इससे कोई सियासी मकासद है तो वो हासिल ना हो सके, या फिर कुछ और भी? देखिए, पहले तो मुझे अफसोस हुआ मुस्तफ़ैन काज़मी के इस रवैये पे। मुस्तफ़ैन काज़मी कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सदर रहे हैं। अच्छा। और उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में होती थी पाकिस्तान लिबरल स्टूडेंट्स, तो उसमें एक्टिव होते थे। और फिर सर, आपकी बैचमेट तो नहीं है ये? जी, जब हम भी यूनिवर्सिटी में थे। हाँ। लेकिन एज सच उनका पीपल्स पार्टी से कोई बहुत गहरा ताल्लुक नहीं रहा कभी भी। और फिर जब सीडीए में भी उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन रही है। सीडीए में बाद में उन्होंने वकालत भी की है, मतलब अपना उसमें पास करके, और वकील बने हैं। लेकिन फिर हमारे यहाँ मसला ये होता है कि वकील, आजकल हमारे यहाँ वकील भी बनते हैं तो वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हो जाते हैं, और फिर ये भूल जाते हैं कि क्या उन्हें वकालत करनी है या पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है। जो मैंने सुना जो कुछ है, और जो कुछ टिकट्स वगैरह में चला, मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मुस्तफ़ैन को मैं आज से नहीं, कोई 40 साल से जानता हूँ मुस्तफ़ैन को। ये ठीक है, उनके एटीट्यूड्स का होगा, लेकिन आप अगर वकील हैं, काला कोट पहने हैं, जबकि आपकी पार्टी के एक वकील जो कि बहुत ही रिप्यूटेड वकील है, अली जफर साहब, वो एक आर्गूमेंट दे रहे हैं, उसके दरमियान आप खड़े होके इस तरह की, तो आपने तो बेसिकली अली जफर साहब को भी मुश्किल में डाल दिया मुस्तफ़ैन साहब ने। क्योंकि अली जफर साहब, उनके आर्गूमेंट कैसे भी आप एग्री करें नहीं करें वो अलग बात है, लेकिन वो एक बहुत ही रिप्यूटेड वकील है, वो अपने आर्गूमेंट दे रहे हैं। और उनके और चीफ जस्टिस के अगर आप मुकालमा देखें तो वो बहुत लाइटर वे में भी एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज में भी एड्रेस कर रहे हैं, और बाद औक़ात जिस तरह होता है कि सख्ती भी आ रही है। तो बाकी केस का क्या होता है ये अलग बात है। ये ऑल ऑफ अ सडन मुस्तफ़ैन काज़मी साहब क्यों खड़े हुए हैं? जबकि पीटीआई के एक वकील ऑलरेडी, एक जो बानी पीटीआई के वकील हैं, वो वहां बैठे हुए हैं, वो आर्गूमेंट कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि हर जगह ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अली अमीन गंडापुर बनने की कोशिश करता है। ये जो सिचुएशन है, ये पीटीआई को अपने कल्चर को रोकना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप वकील भी हैं और आप सिटिंग चीफ जस्टिस को और 5 रुकनी बेंच के सामने खड़े होकर इस तरह, इस जबान में और इस लहजे में गुफ्तगू करें। तो मेरा ख्याल है मुस्तफ़ैन अच्छे, गालिबन उन्होंने इस्लामाबाद से एमएनए वगैरह का टिकट भी अप्लाई किया था, या एमपीए का टिकट अप्लाई किया था, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं, तो उन्हें वही रखना चाहिए। अपना इस तरह की चीजें करके वो कोई भी अपने लिए, क्योंकि अगर वो वकील बने हैं तो पहले तो एक रिप्यूटेड वकील बने, एक अच्छे बैरिस्टर बने। सर, सुना है कुछ मुशर्रफ दौर में भी कोई पोजीशन होल्ड करते थे? नहीं, इस तरह की कोई पोजीशन वो नहीं है, ये मुझे याद है वैसे। अदरवाइज, और सीडीए में अगर आप पूरे इवन जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में जाके पूछें तो, और अदरवाइज भी सीडीए में उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन रही है मुस्तफ़ा। तो इतनी अच्छी रेपुटेशन से आज जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, आज जो कॉन्डक्ट दिखाया गया अदालत के सामने सलीम साफ़ी साहब, ये क्या मामला है? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अक्सर देखते हैं तोशा खाना के केस में भी हमने देखा इस तरह का रवैया, फिर हमने बाकी जो केसेस हैं मुख्तलिफ अदालतों में लगते हुए वहाँ पर भी देखा कि हाथम पाई तक भी बात अनफॉर्चुनेटली पहुँची। ये अब जो मामला है तहरीक इंसाफ का अपने आप को डिस्टेंस ना करना, ये जो शख्स है इनसे, क्या ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है? अरे ना, एक तो सियासी केसेस होते हैं
फिर सियासी केसेस में दो किस्म के केसेस होते हैं। एक सियासी केसेस होते हैं लेकिन वो मेरिट पे चलाए जाते हैं। दूसरे सियासी केसेस होते हैं कि जो सियासी अंदाज में चलाए जाते हैं। ये केस पहले दिन से अगर आप पताबंदियार के दौर से देखें तो इसके बारे में ये बेंच भी उस वक्त सियासी बनाया गया था जिसमें मुनीब अख्तर साहब शामिल थे और उस वक्त भी फैसले सियासी बुनियादों पर किए गए और दो मुतजाद फैसले दिए गए और तो ये उस वक्त से सियासत का शिकार हुआ है। और इस वक्त भी ये जो कुछ हमें मनाजिर नज़र आ रहे हैं, कभी कोर्ट के अंदर कभी कोर्ट से बाहर, उसके बारे में जो तबसरे, तो बेसिकली ये सियासी केस है और इस पर सियासी बहस व मुबाहिसा भी होता रहेगा और सियासी चालें भी तमाम दोनों जमातें चलेगी अपनी अपनी। सर लेकिन क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुद्दे में इतना वजन नहीं है जो इस तरह की डाइवर्जन्स का सहारा लेना पड़ता है, या फिर अगर वो सही तरह से अपना मुकदमा लड़ें तो उनके मुद्दे में भी जान होगी और बल्कि इतना अहम मामला है इसको भी अच्छी तरह से समझने में मदद मिलेगी? देखिए उस वक्त भी जो फैसला हुआ था तो बड़े जो मोतबर वकील थे उनकी राय ये थी कि उसमें ज़्यादा वजन नहीं है और अब जो सूरत हाल बनी हुई है तो उसमें पीटीआई को ये इम्कान ज़्यादा नज़र आता है कि फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ आएगा। अच्छा सर, क्या आपको लगता है तहरीक इंसाफ दुरुस्त कर रही है जो इस वक्त स्ट्रैटेजी अपनाए हुए है, या उसको ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए अपनी हिकमत अमली पर? नहीं, दुरुस्त रवैया तो यही है ना कि आप कोर्ट के अंदर मुहज़्ज़ब अंदाज में अपने वकला के ज़रिए जजेस को ड्यू रिस्पेक्ट दे के अपना मुकदमा लड़ें। लेकिन ये आज जो कुछ हुआ है, मैं तो इस साहब को नहीं जानता, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है। ये तो फिर पाकिस्तान को फिर आपने शहर नापुरसान बनाना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को से दबाव से फैसले लिए जाए और उनसे ये कहा जाए कि अगर आपने हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं दिए तो बाहर इतने वकला खड़े हैं, वो आपके साथ ये कर देंगे। रीमा, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये चीज़ ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि अली ज़फ़र साहब अब कल इमरान खान से मशवरा करेंगे, उसके बाद जो भी उनका स्टांस होगा वो क्लियर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं? दो अमूमी तो हमें नज़र आती हैं, शायद बॉयकॉट कर दें या फिर शामिल हो जाएं इसके अंदर। आप एज अ माहिर कानून क्या समझती हैं आगे क्या होना चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस हैं? माहिर कानून तो नहीं कहें, स्टूडेंट ऑफ लॉ कहें। अलीना, मेरा ख्याल है पीटीआई इस केस को एक पॉलिटिकल केस की तरह लड़ रही है और ऐसा हम देखते हैं अदालतों में होता है। मुझे नहीं लगता उन्हें भी अपने जो कंसर्न्स हैं, एतराज़ात हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा कानूनी वजन नज़र आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि एक वाज़ेह तकसीम नज़र आती है, वकला में तकसीम नज़र आती है, ओवरऑल मुआशरे में तकसीम नज़र आती है, तो वो एक जो पर्सपेक्टिव है अदालत में भी वो शेयर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है यही उनकी स्ट्रैटेजी है। शायद वो ना एक्सपेक्ट करें कि ये फ्रूटफुल होगी लीगल टर्म्स में, लेकिन पॉलिटिकल टर्म्स में वही बातें वो कोर्ट में कर रहे हैं, फिर वही बातें टीवी टॉक शोज में रिपीट होती हैं, तो ओवरऑल एक नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं अदालतें। सो मैं तो इसको इस तरह देख रही हूँ। बट अगर इवेंचुअली सियासी महाज पर वो डिले करने में कामयाब हो जाते हैं स्ट्रैटेजी के थ्रू, तो फिर क्या हम उसको विन कहेंगे या नहीं कहेंगे? कोई भी आंसर करना चाहे पैनल में से। वो डिले कर सकेंगे क्योंकि जिस तरह ये केस लगाया गया, लड़ झगड़ के अदालत को तकसीम करके जरूरी समझा गया कि ये केस अब लगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पे पहले फैसला नहीं आएगा, वो नहीं केस सुना जाएगा। ये पहले मेरा ख्याल है नजर आ रहा है कि अदालत चाहती है इसको जल्दी सुने, और मेरा नहीं ख्याल रिव्यू इस तरह के मामलात में, ये 180 आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन है, मेरा नहीं ख्याल इसमें ज्यादा वक्त भी लगना चाहिए। कुछ हेयरिंग्स में मेरा ख्याल है फैसला रिजर्व हो जाएगा और सुनाया जाएगा। सो मेरा नहीं ख्याल वो सक्सेसफुल होंगे इसको इतना डिले करने में कि अक्टूबर गुजर जाए। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। आलमी मंजरनामे पर एक और महाज खुला हुआ है, उसके ऊपर अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
लेबनान में एस्केलेशन और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान ने गुज़श्ता रात जवाब दिया है। इसराइल के ऊपर 200 के करीब मिसाइल दागे गए और ये उसी तमाम सिलसिले की जवाबी कार्रवाई या जवाबी हमला करार दिया जा रहा है। लेकिन इसराइल की तरफ से इसको एक हमला और अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला करार दिया गया है। अमेरिका ने संगीन नताइज की धमकी भी दी है ईरान को और कहा है कि बाज रहे मजीद इस तरह की किसी एस्केलेशन से। ईरान ने भी इसका जवाब दिया और कहा है कि अगर इसराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कुछ मजीद जारहियत हुई तो वो फिर जवाब देना और अपना दिफा करना जानता है। अब बाकायदा तौर पर ईरान ने ये जो मामला रात किया है, इसके बाद पूरी दुनिया से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है और नज़रें लगी हैं कि आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। इंतहाई तशवीश पाई जाती है आलमी मंजरनामे पर मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से मुतल्लिक। ऐसे में पाकिस्तान की क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, इसके ऊपर ज़रा अपनी तजियाकारों की राय जानते हैं। सलीम साफ़ी साहब, क्या ख्याल है आपका? देखिए, इसमें दो चीज़ों ने मुझे भी हैरान कर दिया है। एक तो ये है कि गज़ा के लोगों ने बिलखुसूस जितनी कुर्बानी दी और जिस तरीके से वो दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास के हौसले पस्त नहीं होते और वो जब तक अपने टर्म्स पे बात नहीं आती उनके टर्म्स पे, तो वो इस सिलसिले को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हकीकत में पिछले महीने के दौरान इजराइल की तरफ से ईरान का बहुत बड़ा नुकसान किया गया है। एक तो बहुत बड़ा नुकसान पहले इस्माइल हानिया की शहादत थी और उसके बाद हसन नसरुल्लाह की शहादत थी। और लेकिन हसन नसरुल्लाह भी अकेले नहीं थे, उनके साथ हिजबुल्लाह के कई अहम रहनुमा भी थे। इसी तरह उन्होंने यमन में भी ईरान के कुछ प्रॉक्सीज को निशाना बनाया। तो ईरान को इस नुकसान के बावजूद ईरान के भी हौसले भी ईरानी हुकूमत के जज्बे उसी तरह वो जवान लगते हैं। और कल की जो कार्रवाई हुई उसके बाद हमने देखा कि ईरान में भी जश्न का समाज था और इराक और इस तरह के कुछ ममालिक और में भी जश्न मनाया गया। तो वो अपनी तरफ से तो करेंगे। मेरे ख्याल में मिसाइल टेक्नोलॉजी में या मिसाइल दिफाई निज़ाम में ये हर कोई जानता है कि इजराइल को बरतरी भी हासिल है और उसको अमेरिका की सरपरस्ती भी हासिल है। अब इन हालात में आपने देखा होगा कि कई अरब ममालिक भी वो खामोश है और उस तरह कुल के फ़लस्तीन की हिमायत नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो कुछ किया, पहली बात तो ये है कि वो सब हुकूमतों को क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है कि ये इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहा, ये मार्शल लॉ में भी रहा, ये पीटीआई के दौर में भी रहा, ये मौजूदा दौर में भी है। दूसरी बात, ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान इस पोजीशन पे नहीं है कि उधर जाके जंग में हिस्सेदार बने और जंग में हिस्सा डाले। लेकिन शायद अपनी पोजीशन से, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त माशी हवालों से और सफारती हवालों से वो अमेरिका का और मगरब का कई हवालों से मोहताज है। लेकिन उसके बावजूद यूएन जनरल असम्बली में जब शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे तो उन्होंने उन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा और बड़ी खुल के उन्होंने कई मिनट फ़लस्तीन के मसले को दिए और फ़लस्तीन के मसले पे उन्होंने न सिर्फ ये कि एक स्ट्रांग मौक़िफ़ लिया, बल्कि फिर जब उनके बाद नेतन्याहू तकरीर के लिए खड़े हुए तो शहबाज शरीफ ने। तो आपको लगता है अब भी सिफारती तौर पर ही उनको मजीद साथ देना चाहिए, उस तरह से और कोई गुंजाइश नहीं है? मेरे ख्याल में देखें, हमारे कश्मीर के मसले पे तो किसी भी मुल्क की तरफ से इतना स्ट्रांग हिमायत हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद कश्मीर के मसले को भी एक तरफ रख के भी पाकिस्तान का फ़लस्तीन का सफारती लिहाज से मेरे ख्याल में स्ट्रांग तरीन मौक़िफ़ है इस वक्त इजराइल के खिलाफ। अच्छा, अब क्योंकि ईरान बराह रास्त इसमें शामिल हो गया है, उमर चीमा साहब, फिर सब
ख़ास तौर पे तुर्की, मुस्लिम ममालिक इनकी तरफ देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं ईरान का इसमें डायरेक्टली आ जाना, क्योंकि इस्माइल हानिया वाला केस डिफरेंट था, वो ईरानी सरजमीन पर जाकर उनको निशाना बनाया गया, बट इस वक्त किस तरह से मुख्तलिफ है और ईरान का कल का जो हमला है अब उसका क्या मतलब लेना चाहिए हमें? अलीना देखें, ईरान जो है, ईरान एक रीजनल पावर तस्वर की जाती है मिडल ईस्ट में, और उन्होंने अपना एक क्लाउड बनाया हुआ है। और ज्यादा हम तो अपनी गवर्नमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को या आईएसआई को हम जो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते रहते हैं। अगर हम रीजन में देखें तो जो रीजनल लेवल पे जो ये काम किया है सारा वो ईरान ने किया है हिजबुल्लाह की शक्ल में। और फिर हिजबुल्लाह जो है उनकी एक तरह की प्रॉक्सी थी कि जो बाकी ममालिक में भी, जिन्होंने इराक में भी, सीरिया में भी और यमन में भी आगे नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनको बिल्ड किया और सारा वो एक थ्रेट बने इसराइल के लिए। लेकिन जो मौजूदा डेवलपमेंट्स हैं, अब देखें जो कल के वाकयात हुए हैं, ईरान ने 200 मिसाइल चलाए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स। वो एक हमें लम्हाती खुशी तो जरूर हासिल हुई है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि अगर कोई एक बंदा भी, एक इसराइल भी उनसे ना मरे, तो इसका मतलब है कि जो मिसाइल की अहमियत है या एक खौफ है वो तो खत्म हो गया। तो ये सिर्फ मिसाइल का नहीं है, ओवरऑल ईरान के हवाले से कि ईरान क्या कर रहा है। इनके मैं समझता हूं कि अगर उनके पास ऐसे वेपन हैं भी कि जो इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर इसका मतलब तो मैं यही लूंगा कि उन्होंने जानबूझ के एक महफूज तरीन हमला किया है कि हम अपने लोगों को जरा एक अपनी जो एक पब्लिक जो ऑडियंस है उसको भी केटर कर लें, जो ईरान में है या जो हिजबुल्लाह के लोग हैं, कि उनको पता चले जी कि हम तैयार खड़े हैं। लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। उनको आइडिया है कि उन्होंने को रिस्क को कैलकुलेट किया है और उन्हें आइडिया है कि वो इस पोजीशन में नहीं है। एयर पावर में उनका कंपैरिजन नहीं है, टेक्नोलॉजी में उनका इसराइल के साथ कंपैरिजन नहीं है। जो जब से ये मामला शुरू हुआ है, ओवरऑल फलस्तीन के इशू को एक अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिली है, और इतनी ज्यादा मिली है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपने लोगों के बारे में सोचने पर परेशान हो गई है। फ्री स्पीच के हवाले सही। अच्छा, ये आपने जो कमेंट किया है ना कि जवाब दिया भी है लेकिन ज़रा मोहतात अंदाज में कि मामला बहुत ज़्यादा एस्केलेट ना हो, इस नुक्ते को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को डिस्कस कर रहे हैं। रीमा, क्या राय है आपकी? अलीना, ऑब्वियसली बहुत तशवीश से देख रही हूँ, ना सिर्फ मैं, मेरा ख्याल है दुनिया में रहने वाले दुनिया का हर शहरी वो इसी तरह देख रहा है इसको। लेकिन मैं कुछ मजीद कमेंट नहीं करना चाहूँगी, कुछ इररिस्पॉन्सिबल ना कह दूँ, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बिल्कुल भी नहीं है। मज़हर साहब, आप कहिएगा। देखिए, ईरान भी एक लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता है ना। ईरान फुल फ्लैज वॉर में नहीं जा सकता। ईरान इस पोजीशन में नहीं है कि वो फुल फ्लैज वॉर में जाए। हिजबुल्लाह, देखिए उस पूरे रीजन का अगर आप जायजा लेना तो पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि पिछले 30-40 साल में जो प्रो पैलेस्टीनियन कंट्रीज थी, जो प्रो पैलेस्टीनियन रूलर्स थे, उन सबको एलिमिनेट कर दिया गया। उन सारे लोगों को, उन सारे ममालिक, आप सीरिया उठा लें, आप इराक उठा लें, आप लीबिया उठा लें, वो सारे ममालिक जिसकी स्ट्रेंथ जो थी वो हिजबुल्लाह को मजीद स्ट्रेंथ देती थी, पैलेस्टीनियन मूवमेंट को मजीद स्ट्रेंथ देती थी। वो ममालिक जो है वो उधर से जाहिर है उन पावर्स को खत्म कर दिया गया। उनको चाहे हाफिजुल असद सर, जब हम सैटरडे को बात कर रहे थे तब भी आपने कहा था ना कि लेबनान तो बहाना है, असल में ईरान को टारगेट बनाना है, तो ईरान अब बराह रास्त इन्वॉल्व हो गया। अब हमारी क्या, देखिए हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी नाजुक है। हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है हमारे ईरान के। देखिए क्या इस वक्त कोई भी पाकिस्तानी रूलर, चाहे और या जो आर्मी चीफ हों या प्राइम मिनिस्टर हों, या हमारे यहाँ से कोई भी इस वक्त ईरान जाके उनकी कंसर्न शेयर कर सकता है? नहीं कर सकता, इसलिए कि अमेरिकन प्रेशर्स है। आप गैस पाइपलाइन 30-40 पता नहीं कितने साल हो गए, आप गैस पाइपलाइन सिर्फ ये कि सैंक्शंस आप पर लग जाएंगी अगर आपने ईरान से नेगोशिएशंस भी की, तो आप इतनी नाजुक पोजीशन में है। दूसरी है टर्की की पोजीशन। टर्की की पोजीशन कुछ सालों पहले तक उनके इजराइल से ताल्लुकात भी थे, आज उनकी थोड़ी सी डिफरेंट पोजीशन है। तो इस वक्त ईरान अगर किसी लड़ाई में जाता है तो ईरान विल बी कंप्लीटली आइसोलेटेड। हम जो और इजराइल जो है वो आप मिसाइल मारते हैं, इजराइल टॉप मैन को मारता है। आप देखें उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह के टॉप मैन को मारा,
उससे पहले सुलेमानी को मारा उन्होंने। और अच्छा, मैं इंटरनेट के ऊपर देख रही थी काफी लोग इस राय का इजहार कर रहे थे कि कम से कम किसी ने ये जुर्रत तो की कि इतने ऑफेंसेस जो इसराइल कर रहा था उसका जवाब दिया। और फिर एक राय उमर चीमा साहब ये भी आ रही थी कि पाकिस्तानी आर्मी भेजी जानी चाहिए और जवाब देना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल भी है ये राय या सिर्फ एक जज्बाती सेंटिमेंट है? नहीं, आप क्या कह रही हैं कि पाकिस्तान को आर्मी भेजनी चाहिए? जी बिल्कुल, एक राय ये आ रही थी कि पाकिस्तान को भी आर्मी भेजनी चाहिए ईरान की सपोर्ट में अगर इट कम्स टू इट, और दूसरी राय ये भी आ रही थी कि कम से कम किसी की तो जरूरत हुई कि उसने ईरान को इसराइल को जवाब दिया जो ऑफेंसेस कर रहा है वो। अलीना, मेरे ख्याल है कि हम जो है ना एक जज्बात की रो में बहने वाले लोग हैं। हम जो है आज का सोचते हैं, कल क्या होना है उसके बारे में हम सोचते नहीं। आर्मी किधर भेजें और क्या करें? ऑब्वियसली हमारे पास कोई ऐसा प्लान होना चाहिए कि हम जीतने की पोजीशन में है, या मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इस टाइम इकट्ठी है, कोई अरब लीडरशिप जो है वो कोई लीड ले रही है, वो नहीं ले रहे। अच्छा, और उनके आपस में कई झगड़े हैं, उनके हमास के साथ झगड़े हैं, वो हिजबुल्लाह को ईरान की प्रॉक्सी समझते हैं। तो लिहाजा अगर हिजबुल्लाह को कोई सेटबैक होता है तो जो अरब मालिक हैं वो अंदर से खुश भी होते हैं। और फिर ऐसे टाइम पे कि जब जो सऊदी अरब हैं वो उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के मामले में आगे बढ़ रहे थे फलस्तीन के साथ, जो यूएई वाले हैं वो इजराइल के साथ यूएई वाले कायम कर चुके हैं, बहरीन वाले अपने ताल्लुकात सफारती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। तो वो एक साइड पे हैं, ईरान एक साइड पे है। हम जब वैसे आमतौर पर बात करते हैं कि हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे नहीं है, ईरान के भी किसी के साथ अच्छे नहीं है, वो भी इसी तरह लड़ रहे होते हैं। तो अब ये देखें ना, एक तो जो इस सारी लड़ाई है इसमें मुझे एक ही पॉजिटिव पहलू नजर आता है कि फलस्तीन का इशू इंटरनेशनली बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सर अगर एक लाइन में बता सकें, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। मेरे ख्याल पाकिस्तान को इस मामले में एक मुख्तात रवैया इख्तियार करना चाहिए, जबरदस्ती इसमें कूदना नहीं चाहिए। अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी ऐसा ही है? साफी साहब, अलीना, आप देखें कि उन्होंने सुलेमानी को इराक में मारा, फिर हमास के सरबराह को उन्होंने ईरान में मारा, और अब हिजबुल्लाह के सरबराह को उन्होंने लबनान में मारा। और उस दिन ये जिस वक्त आप अगर वो टाइम मिला लें, जिस वक्त यूएन में वो स्पीच शुरू कर रहे थे नेतन्याहू, तकरीबन उसी टाइम पे वो हिजबुल्लाह को हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया गया। और उस स्पीच में उन्होंने कहा कि हम पूरी अरब दुनिया की तरफ उन्होंने इशारा किया कि हम किसी भी जगह किसी को निशाना बना सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो अगर कोई ये जाने की बातें करते हैं तो सिरे से जाने का रास्ता ही नहीं है। उसके साथ तो उर्दन है, सऊदी अरब है, बाकी ममालिक है। अगर दूसरे रास्ते से जाते हैं आप तो दरमियान में इराक है, और उधर ईरान ने खुद भी उसके साथ तो जंग डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये सिर्फ जज्बाती बातें हैं, लेकिन अमली तौर पर हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।